ये दो लोग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, बीमार नहीं है, नशे में हैं। इन्होंने ड्रग्स को कंज्यूम किया है। कौन सी ड्रग को इन्होंने कंज्यूम किया है जिसकी वजह से ये जोम्बी की तरह चलने लगे? देखो, टेक्निकल नाम है जाइलाजिन। इस पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले आज के समय में यूएसए में हजारों लोग इस प्रकार से, हजारों नहीं लाखों लोग इस प्रकार से जोम्बी ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं। हर साल 70,000 लोगों की यूएस में डेथ हो रही है ड्रग ओवरडोज और दूसरे ड्रग रिलेटेड रीजंस की वजह से। ये आंकड़ा देखो, यूएस के जितने सोल्जर्स मारे गए थे ना वियतनाम वार में या अफगान वार में, उन सबको मिला देना तो भी ज़्यादा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे नाम देने लगे हैं यूएसए में जोम्बी एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स मतलब वर्ल्ड का आखिरी दिन, कयामत का दिन। जोम्बी एपोक्लिप्स नाम देखो इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि जोम्बी ड्रग्स को कंज्यूम करने वालों की संख्या ना लगातार इंक्रीज होती जा रही है। यूएस के कई शहरों में आप सड़क के किनारे पर इस प्रकार से ड्रग एडिक्ट्स को देख सकते हो। अक्सर ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं कि यूएस के ग्रोसरी स्टोर में कैशियर ने भी जोम्बी ड्रग्स को कंज्यूम कर लिया। अब सामान खरीदने वाले वहां पर खड़े हैं, लेकिन कैशियर नींद में है, खड़ा खड़ा सो रहा है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये ड्रग। अब देखो, आज के आर्टिकल में ना राइटर इसे रिलेट करते हैं। जो ये जोम्बी ड्रग है ना, जिसका नाम है जाइलाजिन, ये ओरिजिनेट होती है बेल्जियम से, यानी यूरोप से। लेकिन इस ड्रग को कंज्यूम करने वाले यूरोप में ना के बराबर हैं, जबकि यूएस में तो हालात आपने देख ही लिए कितने ज़्यादा बुरे हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे राइटर कहते हैं कैपिटलिज्म दोषी है। तो जबरदस्त कंसेप्ट आपको जानने को मिलेगा इस आर्टिकल में। पहले आप ड्रग्स के बारे में ही जान लीजिए। जो ये जोम्बी ड्रग है ना, इसका नाम है जाइलाजिन या फिर ट्रैंक भी कहा जाता है इसे। देखो, एनिमल्स फॉर एग्जांपल गाय, घोड़े, इनको जब एनेस्थीसिया देना होता है ना, इनके ऊपर कोई सर्जरी करनी होती है, तो इनको इस प्रकार की ड्रग दी जाती है जाइलाजिन। एज ए ट्रैंकुलाइजर यूज किया जाता है पशुओं के ऊपर इस ड्रग को। बट चूंकि इसका असर इंसानों पर भी होता है, तो डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब नहीं करते। लेकिन इलीगल ड्रग मार्केट में ये पेनिट्रेट कर चुकी है जाइलाजिन, जिसे ट्रैंक कहा जाता है या फिर जोम्बी ड्रग कहा जाता है। अक्सर देखो, इस जोम्बी ड्रग को ना दूसरी ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में लिया जाता है, जैसे फेंटानाइल। फेंटानाइल भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पेन रिलीवर है। जैसे मोर्फिन का इस्तेमाल होता है ना इंसानों के ऊपर सर्जरी से पहले दर्द को कम करने के लिए, उसी प्रकार से है ये फेंटानाइल ड्रग। फेंटानाइल जो है मोर्फिन से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, इवन हीरोइन से 40-50 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो ये ड्रग एडिक्ट या फिर यूं कहें ड्रग, इलीगल ड्रग बनाने वाली जो ये कंपनीज या फैक्ट्रीज है ना, वो इस प्रकार की ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को बेचती हैं, ऑफ कोर्स इलीगल तरीके से। और ड्रग एडिक्ट्स इनको कंज्यूम कर करके ही जोम्बी बनते जा रहे हैं। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, जब ये फेंटानाइल ड्रग जो है बेल्जियम से ओरिजिनेट हुई 1959 में, लेकिन वहां पे इलीगल तरीके से इस ड्रग को कंज्यूम नहीं किया जाता, यूरोप में नहीं किया जाता, तो यूएसए में ही क्यों? इसके लिए देखो, यूएस में रिस्पॉन्सिबल है कैपिटलिज्म, ऐसा बोलना है अरुण मायरा का। वो देखो थोड़ा सोशलिज्म की वकालत करते हैं, तो कैपिटलिज्म को निशाना बनाते हैं। अरुण मायरा ये कहते हैं कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म में ये होता है, देखो, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, फॉर एग्जांपल लैंड है, रिसोर्स है, फैक्ट्री है, इन सब का मालिकाना हक किसके पास होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होता है। कैपिटलिज्म में कंपनीज सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। मार्केट डिसाइड करती है क्या बनेगा, किस रेट पर बिकेगा, सब कुछ प्राइवेट कंपनीज का एकमात्र उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। कैपिटलिज्म में सरकार की भूमिका कम से कम होती है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती सरकार। अब देखो, यूएस में हुआ क्या, ये जो फेंटानाइल ड्रग को प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इन्होंने ना डॉक्टर्स को बहुत इंसेंटिव दिए ये ड्रग प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो डॉक्टर्स ने ना पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया पेन को रिलीव करने के लिए। आंकड़ा भी दिया हुआ है जो हमारे काम का नहीं है, एग्जाम के लिए
227 मिलियन टाइम्स। तो ना ऑलमोस्ट हर एक यूएस का सिटीजन है ना, एवरेज निकालें तो कभी ना कभी उसने इस ड्रग को कंज्यूम किया है। अब आपको भी पता है पेन रिलीव करने वाली जो ड्रग्स होती है ना, इनकी आदत बहुत जल्दी लगती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। बिना पेन के डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। लेकिन देखो यूएस में ना डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कैसे ना कैसे करके ये ड्रग मिल जाए, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे नहीं, डिमांड ज़्यादा है। तो ना कंपनीज ने अलग अलग तरीके खोज लिए, कुछ लीगल ढंग से, कुछ इलीगल ढंग से, इस प्रकार की ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए ड्रग एडिक्ट्स को। क्यों? क्योंकि यूएस में कैपिटलिज्म है, सब कुछ प्रॉफिट पे चलता है, डिमांड है इस ड्रग की, प्रॉफिट भयंकर हो सकता है, तो तरीके खोज लिए कंपनीज ने। कुछ कंपनीज इलीगल ढंग से इन ड्रग्स को प्रोड्यूस करने लगी, कुछ जुगाड़ करके इनडायरेक्टली लीगल ढंग से। तो इस वजह से प्रॉफिट के कारण ये जो ड्रग्स है ना अवेलेबल होने लगी जनता तक, और इनको कंज्यूम करके ड्रग एडिक्ट लोग बनते गए और एपोक्लिप्स आ गया। एपोक्लिप्स एक मेटाफर है, आखिरी दिन तो वर्ल्ड का आया नहीं, लेकिन एक गंभीरता जताने के लिए है कि इशू कितना गंभीर है। अब आप बोलोगे कि सर यूएसए का तो चलो ठीक है, यूरोप का बताइए ना, वहां पे इस ड्रग को कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा क्यों नहीं है? देखो यूरोप में ना एक यूनिवर्सल मेडिकल केयर को फॉलो किया जाता है, वहां पे ये चीज नहीं हुई। वहां पे यूनिवर्सल मेडिकल केयर के कारण ना डॉक्टर्स ने अंधाधुंध इस ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो बहुत कम लोगों ने इस ड्रग को वैसे कंज्यूम किया था। मेडिकल सेक्टर को हाईली रेगुलेट किया गया यूरोप के द्वारा, और हाई रेगुलेशन की वजह से ये जो आज नौबत यूएसए में है वो नौबत यूरोप में नहीं आई, क्योंकि वहां पे यूएस में ज्यादा कैपिटलिज्म है, रेगुलेशन बहुत ज्यादा कम है। आप और एग्जांपल लीजिए, आप गन्स का एग्जांपल ले लीजिए। गन्स की तो आप खबरें सुनते हो ना कि यूएस में शूटर ने 10 लोगों को मार दिया, किसी शूटर ने यूएस में 19 लोगों को मार दिया अंधाधुंध गोलियां चला के। ये खबरें हर महीने या फिर 2-3 महीने में एक बार यूएस से आती रहती हैं, लेकिन फिर भी यूएस में ना गन्स पे कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे देश में तो गन्स को खरीदना कितना मुश्किल है, गन का लाइसेंस ही नहीं मिलता हमारे देश में। यूएस में तो गन को आप ऐसे परचेज कर लो जैसे सब्जी परचेज करने गए हो, इतनी आसानी से आपको गन मिल जाती है। क्योंकि गन प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनीज है ना, वो भारी पैसा खिलाती हैं वहां के एमपीज को। गन प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज जबरदस्त लोबिंग करती हैं, पैसा खिलाती हैं, तो हिम्मत ही नहीं होती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, डेमोक्रेटिक आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, हिम्मत ही नहीं होती गन कंट्रोल से संबंधित कोई कानून बनाने की। हालांकि देखो इस इशू में थोड़ा पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, लेकिन पैसे वाला जो एंगल है वो ज्यादा बड़ा है। पॉलिटिकल एंगल जैसे कि देखो यूएस में कुछ लोगों का मानना है कि गन को रखना हमारे कल्चर और हेरिटेज का पार्ट है। कुछ लोगों का भरोसा नहीं है सरकार पे कि सरकार हमें सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए घर में गन होना जरूरी है। ये उनके लिए एक इमोशनल और सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाला इशू है। कुछ लोग बोलते हैं ये संविधान में प्रोटेक्टेड है। लेकिन देखो जैसे मैंने आपको बताया, पैसे वाला एंगल बड़ा एंगल है। यहां पर गन कंपनीज पैसा खिलाती हैं क्योंकि उनको इतना भारी भरकम प्रॉफिट होता है। तो राइटर बोलते हैं कि प्रॉफिट यानी कैपिटलिज्म किस प्रकार से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है यूएसए में, उसका एक एग्जांपल है गन कंट्रोल करने वाला लॉ नहीं आ पाया, ड्रग्स कंट्रोल करने वाला लॉ नहीं आ पाया, और उसका खामियाजा आज के समय में यूएसए को भुगतना पड़ रहा है। अक्सर देखो ये बोला जाता था, कार्ल मार्क्स ये बोलते थे कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। धर्म जो है वो लोगों के लिए एक नशा है, और ये नशा करके लोग बुरी से बुरी जो सफरिंग है ना, पेन है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद में कैपिटलिज्म वालों ने बोला कि असली नशा तो देखो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी का है। जो लोग कम्युनिस्ट बन जाते हैं उनको अपनी आइडियोलॉजी के सिवाय कुछ नहीं दिखता, वो बाकी सबको झूठा बताते हैं, सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के इस आर्टिकल में राइटर बोलते हैं कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ भी कुछ ऐसा ही है जैसे यूएसए में है। यूएसए में कोई यूं बोल देना कि हाँ ज्यादा टैक्स लगाना है, सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ना चाहिए, तो उस पर्सन को विलेन माना जाता है। क्योंकि देखो यूएस में कैपिटलिज्म की वैल्यूज इतनी ज्यादा गढ़ चुकी हैं, वहां पे एक सिटीजन
कि वेलफेयर के बजाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा फोकस होता है कि कंपनीज कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। अब देखो एक सेमिनार में ना एक बिजनेसमैन ने ये कहा, वो मीडिया से संबंध रखते थे, उन्होंने ये बोला मीडिया देखो वही दिखाएगी जो कंज्यूमर चाहता है, अगर मीडिया वो नहीं दिखाएगी जो कंज्यूमर नहीं चाहता है तो उनका बिजनेस कैसे बनेगा, वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। इसी वजह से आज आप देख लीजिए न्यूज चैनल्स पे क्या दिखाया जाता है, ऐसे आइडियाज को लेके डिबेट नहीं होती जो हम एडिटोरियल में डिस्कस करते हैं, इतने गंभीर इश्यूज उनको लेके रियरली मीडिया डिबेट करती है। अगर ऐसे इश्यूज आते भी हैं, जैसे ट्रिब्यून में ये इशू आया है, कौन पढ़ता है? आपको लगता है ये एडिटोरियल वाला पेज आम जनता पढ़ती है? मुझे तो मतलब जहां तक मेरे आसपास के लोग हैं, मैंने रेयरली ऐसा देखा है अपने अलावा कोई इस प्रकार के एडिटोरियल वाले पेज पढ़ते हैं लोग। वो उनको मसाले वाली खबरें चाहिए, वो ज़्यादा पढ़ते हैं, और मीडिया वाले वही मसाले वाली खबरें देते हैं एज ए एंटरटेनमेंट के तौर पे, इसी से उनका बिजनेस चलता है। लेकिन उसी सेमिनार में एक पार्टिसिपेंट ने बिजनेसमैन से पूछा, अगर देखो आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचोगे कि एंटरटेनमेंट देने से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, हमारा बिजनेस सही चलेगा, ये गलत सोच है। क्योंकि देखो अब ड्रग एडिक्ट्स तो हार्ड ड्रग्स मांगते हैं, उन्हें ड्रग्स चाहिए कंज्यूम करने के लिए। आपकी कंपनी प्रॉफिट भी कमा सकती है उनको ड्रग्स बेच के, तो क्या आप बेचोगे? ठीक उसी प्रकार से एज ए मीडिया बैरन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एंटरटेनमेंट मत दो लोगों को। लोगों को नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, उनके लिए क्या फायदेमंद है, बट आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डेमोक्रेसी के चौथे पिल्लर हो, तो आप जनता को अवेयर करो, जनता को एजुकेट करो, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम मत करो। और इसीलिए देखो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार रेगुलेट करे चीजों को, सब कुछ कंपनीज पे मत छोड़ दे। अगर सरकार मीडिया को भी उनके हाल पे छोड़ देगी, आप कमा लो मर्जी कितना प्रॉफिट कमाना है, ड्रग्स कंपनीज को भी उनके हाल पे छोड़ देगी, कमा लो मर्जी कितना प्रॉफिट कमाना है, तो फिर कैसे समाज का निर्माण होगा, कैसे लोकतंत्र का निर्माण होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। फिर तो देखो प्रॉफिट के लिए ही सब कुछ चलेगा और लोगों का नुकसान ही नुकसान होगा। आज के समय में देखो साइंस एंड टेक कितना तेजी से उभर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ढंग से रेगुलेट नहीं किया गया तो कुछ कंपनीज इतना बुरी तरह से प्रॉफिट कमाएंगी इनसे कि जनता का नुकसान ही नुकसान होगा, जनता को समझ ही नहीं आएगा हमारे साथ हो क्या गया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे से आप चीजों को रेगुलेट करो, प्राइवेट कंपनीज को जनता का नुकसान करके अंधाधुंध प्रॉफिट मत कमाने दो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, अच्छा आर्टिकल था। मतलब ऐसे में आप सारे पॉइंट्स का यूज कर सकते हो। कैपिटलिज्म से संबंधित कोई ऐसे लिखने के लिए आता है तो जीएस पेपर 3 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। चलते हैं आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार दोस्तों, आपको देखो जब एथिक्स की बुक दी थी तो एक टाइमलाइन भी दी थी, 23 नवंबर से पहले एथिक्स कंप्लीट करना है। आज देखो 22 नवंबर है और कल 23 नवंबर है, तो ऑनेस्टली बताइए कितने लोगों ने अपना एथिक्स कंप्लीट किया। देखो मैं जानता हूँ बीच में फेस्टिव सीजन आ गया, दिवाली, छठ पूजा, लेकिन फिर भी आप ऑनेस्टली बताइए कि एथिक्स कितने लोगों ने कवर किया, कितना बाकी है। यही टाइम था देखो एथिक्स कवर करने का, या फिर जो भी आप मेंस रिलेटेड कवर कर रहे हो, ऑप्शनल वगैरह, क्योंकि नया साल स्टार्ट होगा 26 मई को एग्ज़ाम है ना इस बार। तो एग्ज़ाम के डर के चलते कुछ लोग जल्दी प्री की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, मेंस रह जाएगा। तो यही बेस्ट टाइम था जो इंपॉर्टेंट मेंस के सब्जेक्ट है ना उन्हें कंप्लीट करने का। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आर्टिकल्स की बात करें, हिंदू में देखो ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स आज है नहीं, ये मेन वाला आर्टिकल बीजेपी का है। देखो न्यूज़पेपर्स जो है ना, चाहे हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, दे आर मीन्स टू अचीव द ग्रेटर गोल। ग्रेटर गोल क्या है? सिलेबस से संबंधित सभी करंट अफेयर्स हमारे पूरे होने चाहिए। न्यूज़पेपर अपने आप में एंड गोल नहीं है, एंड गोल्स हैं हमारे करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर सिर्फ एक मीन्स है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं अपना लक्ष्य यही है कि एग्जाम आते आते सिलेबस के हर एक टॉपिक से संबंधित आपका करंट अफेयर तैयार हो कि सिलेबस के इस टॉपिक से संबंधित नया ये हुआ है, समझ गए? तो उसके लिए हिंदू के भरोसे नहीं बैठ सकते हम। जैसे ये कैपिटलिज्म वाला आर्टिकल शुरुआत में डिस्कस किया,
ये आर्टिकल ट्रिब्यून का है, जहां से जो अच्छा आर्टिकल मिले एग्जाम से रिलेटेड वो लो, सिलेबस का हर एक टॉपिक से संबंधित करंट आपका तैयार हो पूरे एक साल में, उसी सोच के साथ हम डिस्कस करते हैं। जिम्मेदारी देखो हिंदू के आर्टिकल्स की नहीं है, एडिटोरियल की नहीं है, जिम्मेदारी करंट अफेयर्स की है। समझ गए? तो आज देखो एक आर्टिकल हिंदू का जो है ना, ये इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ, इसमें कुछ पॉइंट्स निकलते हैं जो मैं आपको बताता हूं। अब देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग होगी क्लाइमेट चेंज से संबंधित। तो ना क्लाइमेट चेंज इंडिया में हेल्थ पर किस प्रकार से नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है वो समझने की आवश्यकता है। इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इस वजह से देश की जनता, देश की पॉपुलेशन और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है क्लाइमेट चेंज के हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट से। डायरेक्ट इंपैक्ट देखो काफी हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से हीट वेव, साइक्लोन, फ्लड्स ये ज्यादा आने लगे हैं। इन सब की वजह से जान माल का ज्यादा नुकसान होता है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है तेजी से, और 2023 में तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड। क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं, इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, सिकनेस बढ़ रही है, डेथ्स बढ़ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और देखो एटमॉस्फेयर में जब हीट बढ़ती है ना, तो डिजीज कैरिंग वेक्टर्स, यानी जैसे मॉस्किटोज जिनकी वजह से डिजीज होता है जैसे डेंगू वगैरह, वो मॉस्किटोज बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन का पैटर्न चेंज हो रहा है। इसलिए एक तरफ देखो कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर, मेंटल हेल्थ, इन सब में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और हमारे अर्बन स्पेसिस देख लीजिए, अर्बन एरियाज में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट पहले से ज्यादा देखने को मिल रहा है। हीट की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बावजूद इसके अर्बनाइजेशन काफी अंधाधुंध तरीके से हो रहा है, बिना प्लानिंग के हो रहा है, जिसकी वजह से जो हेल्थ चैलेंजेस है ना वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो राइटर ये कहते हैं कि हम देखो ये समझें कि क्लाइमेट चेंज हेल्थ पर किस प्रकार से असर डालता है, तभी हम कुछ एक्शन ले पाएंगे। बट देश में ना इस चीज पे फोकस नहीं किया जाता। पहले हमें यह समझना होगा किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, उसके बाद बेटर अर्बन प्लानिंग, ताकि ये अर्बन हीट आइलैंड जैसे इफेक्ट ना देखने को मिले, प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह, ताकि वो मॉस्किटोज जो डिजीज कैरी करते हैं वो ना पनपे, तभी ये सारे एक्शन लिए जा सकते हैं। अगर देखो क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है हेल्थ पर कम करना है ना, तो लोकल लेवल पे एक्शन लेना होगा, रीजनल लेवल पे एक्शन लेना होगा और ग्लोबल लेवल पे लेना होगा, तीनों लेवल्स पे। रिसर्चर्स को आवश्यकता ये है कि वो बढ़िया से पॉलिसी ऑप्शंस दें, और सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि पॉलिसीज बना के उनकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो। तो ये कुछ पॉइंट्स जो निकलते थे मैंने आपको बताए। अब अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलीगल सैंड माइनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक बात आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग लगेगी। अर्थ का सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किए जाने वाला रिसोर्स कौन सा है? आयरन है, कोल है, क्या है? वाटर है। पानी को सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किए जाने वाला रिसोर्स कौन सा है? माइनर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स जैसे देखो सैंड, ग्रेवल मतलब कंकड़, ये सब। मेजर मिनरल्स कौन से हैं? कोल, आयरन, ये मेजर मिनरल्स हैं। लेकिन माइनर मिनरल्स जैसे सैंड, ग्रेवल, इनको वाटर के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चूंकि हाल फिलहाल में हमारे देश में डेवलपमेंट की गति तेज हुई है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो इन माइनर मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्शन है ना वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने काफी लॉज बनाए हैं, लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि सैंड और ग्रेवल इनकी इलीगल माइनिंग को रोका जा सके। लेकिन देखो बावजूद इसके इनकी जो माइनिंग है ना इलीगल, अभी भी धड़ल्ले से जारी है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, एक एग्जांपल देके, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, हाईवे का प्रोजेक्ट उसे मिला हुआ है, देखो उसे कंकड़ की आवश्यकता है। बजाय इसके कि वो डेजिनेटेड साइट से कंकड़ लेके आएगा, वो आसपास की किसी गवर्नमेंट साइट से या फिर एग्रीकल्चर लैंड से कंकड़ लेके आ जाएगा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए। ये उसे सस्ता पड़ता है।
वैसे देखो जो मेजर मिनरल्स है ना, कोल, आयरन, उनकी रेगुलेशन, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू फ्रेम द रूल्स, ये सब ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। लेकिन माइनर जो मिनरल्स होते हैं ना, जैसे सैंड, ग्रेवल, इनकी रेगुलेटरी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, रूल्स फ्रेम करने की, रेट्स ऑफ रॉयल्टी तय करने की, कितनी कंसेशन देनी है सरकार को, ये सब तय करने की पावर होती है किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। अभी फिलहाल रेगुलेशन की बात करें, देखो 1994 का इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और 2006 का इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इन्होंने तो देखो कंपलसरी बना दिया था वो लैंड जिनका साइज 5 एकड़ या फिर इससे अधिक है, वहां पे अगर माइनिंग करनी है तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना कंपलसरी है। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट को संज्ञान में लिया। उस रिपोर्ट का नाम था इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वायरिंग ऑफ माइनर मिनरल्स 2010। मैं यहां पे हाईलाइट भी कर देता हूं, यह रिपोर्ट का नाम था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया था और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला था अब आप एक नया रूल लेके आइए, इवन वो लैंड जिसका साइज 5 हेक्टेयर से छोटा है, वहां पर भी अगर माइनिंग लेनी है, माइनिंग करनी है, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी है। समझ गए? मतलब पहले रूल ये था सिर्फ 5 हेक्टेयर से ज्यादा का जो लैंड है ना, वहां पे माइनिंग करने के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की आवश्यकता होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2010 की इस रिपोर्ट को संज्ञान में लिया और आदेश दिया विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप ऐसा रूल बनाइए कि 5 हेक्टेयर से कम के लैंड पर भी अगर माइनिंग करनी है तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी हो। और इसी जजमेंट के बाद में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को अमेंड किया गया था 2016 में, जिसमें यह प्रोविजन कर दिया गया था कि 5 हेक्टेयर से कम के लैंड पर इवन माइनर मिनरल्स की भी माइनिंग अगर करनी है तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेना जरूरी होगा। इसी अमेंडमेंट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का इस्टेब्लिश की गई थी, EIAA। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी भी गठित की गई थी जिसका नाम है EAC। मकसद इन कमेटीज का यही था कि नई अमेंडमेंट को अच्छे से इन्फोर्स करना। कमेटीज होंगी तभी तो देखो देखरेख होगी अच्छे से, क्या इलीगल माइनिंग चल रही है या फिर नहीं चल रही है, कोई तो देखने वाला होगा ना। रूल बनाना काफी नहीं है, रूल की इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए, यह इंश्योर करने के लिए इन कमेटीज का गठन किया गया था। बट देखो यहां पर राइटर एक कंसर्न जताते हैं, अगर कुछ राज्यों का डेटा स्क्रूटिनाइज किया जाए ना, कुछ राज्यों के डेटा की छानबीन की जाए, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हमें यह पता लगता है कि एक दिन में 50-50 प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को रिव्यू कर दिया जाता है इन कमेटीज के द्वारा, जिनकी हमने बात की, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। इनके द्वारा एक एक दिन में 50-50 प्रोजेक्ट्स का अप्रेजल कर दिया जाता है और रिजेक्शन रेट 1% के आसपास है, यानी 100 में से सिर्फ एक जो प्रोजेक्ट है उसको रिजेक्शन मिलता है, बाकी तो 99 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अप्रूवल मिल ही जाता है। तो राइटर कहते हैं आज का जो युग है, देखो टेक्नोलॉजी का युग है, क्यों ना 2016 में जो अमेंडमेंट आया था इसको इन्फोर्स करवाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए। यह देखो जरूरी भी है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 2019 में इंडिया और चाइना को टॉप 2 में रैंक किया था कि ये वो देश हैं जहां पे इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। इस रिपोर्ट के बावजूद, इस रैंकिंग के बावजूद इंडिया में अभी तक कोई कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट नहीं हुआ है कि इंडिया में किस हद तक इलीगल माइनिंग या फिर सैंड माइनिंग चल रही है। एक रीजनल स्टडी आई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से, इन्होंने ना उत्तर प्रदेश में यमुना के रिवर बेड को स्टडी किया था। ये यमुना रिवर है आसपास में, जहां तक यमुना का पानी जा सकता है ना पीक सीजन में, उस रिवर बेड को स्टडी किया था। तो इन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि देखो यहां पर सैंड माइनिंग चल रही है, इस वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। लैंड की जो कैपेसिटी है ना सोइल को होल्ड करने की, वो प्रभावित हो रही है, सोइल की फॉर्मेशन प्रभावित हो रही है। इसके साथ साथ यमुना रिवर में लॉस इन मरीन लाइफ, फ्लड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, ड्रोट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, वाटर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हुई है। यही सब कुछ देखो गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन और महानदी
रिवर के बेसिन में देखने को मिल रहा है। नर्मदा बेसिन की स्टडी तो ये कहती है सैंड माइनिंग की वजह से ना यहाँ पे जो मसीर फिश है ना, इसके बारे में यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन भी पूछा था। 1963 से लेकर 2015 के बीच में सैंड माइनिंग की वजह से मसीर फिश की जो संख्या है ना 76% कम हो गई है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इल्लीगल सैंड माइनिंग की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, बल्कि देखो इल्लीगल सैंड माइनिंग की वजह से स्टेट को भी तो रेवेन्यू नहीं मिलता ना, स्टेट्स को रेवेन्यू नहीं मिलता, रॉयल्टी नहीं मिलती, तो इनको बहुत नुकसान हो जाता है। वही पैसे का इस्तेमाल वो फर्दर लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि देखो जुडिशरी ने ऑर्डर तो दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को इल्लीगल सैंड माइनिंग रोकने के लिए, लेकिन ना उनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। या तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया, या फिर किया तो आधे अधूरे मन से किया। वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश ये वो राज्य हैं जहां पे जुडिशरी के ऑर्डर्स का जो इंप्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो ओवरऑल अगर हम ऑर्डर्स की बात करें ना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स या फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स क्यों नहीं अच्छे से इन्फोर्स हो पाते हैं, एक तो देखो इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूशंस काफ़ी वीक हैं, स्टाफ या तो है नहीं है या फिर काफ़ी कम है, अच्छे से ट्रेन नहीं है, रेगुलेटरी जो प्रोविजंस है ना उनको काफ़ी खराब ढंग से ड्राफ्ट किया गया है, एम्बिग्विटी काफ़ी ज़्यादा है, मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाती स्टाफ के कम होने की वजह से। अगर होती भी है, कोई एक्शन लिया जाता है तो लिटिगेशन आ जाता है जुडिशरी के पास में, फिर वो केस लंबे समय तक चलता रहता है। अगर देखो हमें इन माइनर मिनरल्स जैसे सैंड, ग्रेवल, इनकी प्रोटेक्शन करनी है ना, तो हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने के लिए। टेक्नोलॉजी देखो आज के समय में ना काफ़ी अच्छी अवेलेबल है अगर इल्लीगल सैंड माइनिंग को रोकना है। सैटेलाइट की इमेजेस ली जा सकती हैं ताकि एक्सट्रैक्शन कितना हुआ है उसका वॉल्यूम भी मॉनिटर किया जा सकता है सैटेलाइट इमेजेस की सहायता से। इवन देखो अगर पास्ट की सिचुएशन को मैच करना है ना एनजीटी को या फिर किसी दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, तो 10-15 साल पुरानी भी सैटेलाइट पिक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगी, तो उन इमेजेस से करंट सिचुएशन को मैच किया जा सकता है। हाल ही में एनजीटी ने कुछ स्टेट्स को डायरेक्शंस दी थी कि आप सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया जाए, मतलब आप इन इमेजेस का इस्तेमाल कीजिए, कितनी सैंड एक्सट्रैक्शन हो रही है रिवर बेड से उसके वॉल्यूम को मॉनिटर करने के लिए। तो इन अगर डायरेक्शंस को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट किया जाता है ना, तो ना सिर्फ स्टेट्स को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा इन माइनर मिनरल्स की माइनिंग से, बल्कि इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को भी रोका जा सकता है। लास्ट में राइटर कहते हैं सैटेलाइट इमेजेस के अलावा ड्रोन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है यूजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस, रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी लोकेटर। स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे गुजरात इन नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं इल्लीगल सैंड माइनिंग को चेक करने के लिए, तो बाकी स्टेट्स को भी ये करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इल्लीगल माइनिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चंस देख लीजिए आप। लास्ट में 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको आज देना है। एक तो देखो क्लाइमेट चेंज से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब दोनों के आंसर्स आपको 150 वर्ड्स में देने हैं, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हेल्थ केयर एक बड़ा कंसर्न बन गया है डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के लिए। आपको कमेंट करना है इस स्टेटमेंट पे, इस कोट पे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट्स दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म में पोज चैलेंजेस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब वो आर्ग्यूमेंट्स जो ये कहते हैं कैपिटलिज्म के इन्फ्लुएंस की वजह से डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको चुनौती मिलती है। आप उन आर्ग्यूमेंट्स को एग्जामिन कीजिए, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आज आपको देना है। pwonlyis.com पे जाके आप आंसर दे सकते हो। वहां पे कुछ आंसर्स की चेकिंग भी होती है। रेगुलर आप आंसर राइटिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। धीरे धीरे आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी, आंसर राइटिंग अच्छी होती जाएगी। और प्री का क्वेश्चन आज नहीं है, कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा था अच्छा सा, तो मेंस के क्वेश्चन ही आज अटेम्प्ट कीजिए, प्री का क्वेश्चन हम कल लेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। कैसे लगी आपको डिस्कशन कमेंट बॉक्स में आप बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।